हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जॉनटेक। और जॉनटेक के टी डब्ल्यू क्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अपने पास, वो टॉपिक है अपने पास पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो देखिएगा, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट क्या होता है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, तो देखिए पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे हम कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट है क्या। ठीक है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। देखिए, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट की हमें आवश्यकता क्यों होती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पावर फैक्टर जो है वो अपने पास क्या होगा कि पावर फैक्टर लो होगा तो उसकी वजह से सिस्टम में क्या क्या लॉसेस होंगे। ठीक है, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। देखिए, पहले अगर हमें डिसएडवांटेज पता होगा कि भी किस कारण से अपने पास क्या है कि पावर फैक्टर को इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्यों ज़रूरत पड़ेगी हमें कि पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा, तो अगर हम पावर की बात करें, पावर P इक्वल्स टू ये होती है अपने पास √3 VI cos फाई। 3 फेज पावर है, ठीक है। 3 फेज के लिए, अगर सिंगल फेज के लिए बात करें तो P इक्वल्स टू होगा VI cos फाई, ये होगा सिंगल फेज के लिए। ठीक है, अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ आई की तो ये होगा P/V cos फाई। ठीक है, और जो अपने पास cos फाई होता है ये नोटिफिकेशन होता है, इनकी जो cos फाई है ये डिनोट करता है आपके पावर फैक्टर को। ठीक है, पावर फैक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos फाई के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर cos फाई की वैल्यू कम होगी तो सिस्टम में क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा। ठीक है, ग्रेजेस, और करंट इंक्रीज होने से क्या होगा, लॉसेस जो अपने पास P इक्वल्स टू I²R, ये जो लॉसेस हैं ये भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर चीज़। अगर सिस्टम में अपने पास क्या होगा, लो पावर फैक्टर होगा, यानी कि पावर फैक्टर का मान कम होने से क्या होगा, पावर फैक्टर का मान कम होने से धारा बढ़ जाएगी, यानी करंट अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पावर फैक्टर अगर मेरे पास इंक्रीज होगा तो करंट जो है अपने पास वो क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर डिक्रीज होगा तो करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, यानी कि पावर फैक्टर शक्ति गुणक अगर घटता है तो धारा का मान क्या हो जाएगा, अपने पास सिस्टम में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए, करंट बढ़ने से क्या होगा, जो लॉसेज हैं P इक्वल्स टू I²R, ठीक है, लॉसेज बढ़ जाएंगे। ठीक है, सिस्टम में अगर करंट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, लॉसेज भी क्या हो जाएंगे, मेरे पास इंक्रीज हो जाएंगे। और लॉसेज जब बढ़ेंगे तो सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर चीज़। सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनकी नीटा जिसे हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी जिसे हम दक्षता बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पहला जो आपको डिसएडवांटेज मिला, वो एक तो डिसएडवांटेज ये मिल गया कि पावर फैक्टर अगर लो होगा तो सिस्टम में क्या हो जाएगा, करंट इंक्रीज हो जाएगा, और करंट इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो लॉसेज हैं वो इंक्रीज होंगे, और सिस्टम की जो प्रणाली की जो दक्षता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर चीज़। सेकेंड देखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर और मशीन है, अल्टरनेटर, ठीक है, अल्टरनेटर, ठीक है, जिसे हम प्रत्यावर्तक बोलते हैं। ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है, इन सब की जो रेटिंग है वो किस में होती है, केवीए में होती है। ठीक है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज और धारा है इनका गुणनफल है। तो यहाँ जो नोटिफिकेशन जो करंट है, करंट इंक्रीज होगा तो सिस्टम के अपने पास क्या होगा, केवी रेटिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और केवी रेटिंग अगर अपने पास इंक्रीज करनी होगी तो सिस्टम का जो वकार है वो, इनकी साइज़ जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है और मोटर है, इन सब का क्या होगा, साइज़ बढ़ जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो जाएगा किसका, अल्टरनेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, क्लियर चीज़। तो ये समझ में आ गया होगा कि सेकंड डिसएडवांटेज ये होगा अपने पास, जो सिस्टम में अपने पास जो अल्टरनेटर है और मशीन है, ट्रांसफॉर्मर है जैसे। ठीक है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर चीज़। थर्ड डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो करंट डेंसिटी है J इक्वल्स टू ये होता है I/A। ठीक है,
तो I इंक्रीज़ होने से करंट डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। करंट डेंसिटी जब मेरे पास इंक्रीज़ होगी तो मुझे क्या है, इसे कांस्टेंट रखने के लिए एरिया बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर चीज़। तो अगर मुझे कंडक्टर चाहिएगा तो वो क्या चाहिएगा, हैवी चाहिएगा। करंट इंक्रीज है तो उसका जो साइज़ बढ़ेगा कंडक्टर का, जिससे वेट बढ़ेगा, और कंडक्टर का वेट बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है, तो जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्या डिसएडवांटेज है किसके, लो पावर फैक्टर के। इसलिए पावर फैक्टर को क्या है कि ये सारे डिसएडवांटेज, यानी कि अगर आपको कंडक्टर का आकार से ये कॉस्ट डिक्रीज करनी है, अल्टरनेटर का साइज़ डिक्रीज करना है, ठीक है, क्लियर चीज़, और लॉसेस डिक्रीज करना है, और सिस्टम की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ करना है, तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर चीज़, ठीक है। अब ये हमने देखा कि डिसएडवांटेज हैं, यानी कि जो अपने पास दुष्प्रभाव हैं, यानी कि हानियाँ जो है कम पावर फैक्टर की, वो हमने देख ली। अब इसके कारण क्या है, ठीक है, कारण जो है उनकी कॉजेज़ ऑफ लो पावर फैक्टर। ठीक है, कॉजेज़ ऑफ लो पावर फैक्टर, कॉजेज़ ऑफ लो पावर फैक्टर, लो पावर फैक्टर। ठीक है, यानी कि सिस्टम में कि जो पावर फैक्टर है वो अपने पास लो कैसे हो जाता है। ठीक है, देखिएगा कि सबसे बड़ा जो अपने पास लो पावर फैक्टर है उसमें अपने पास जो आती है मशीन है। ठीक है, और वो मशीनें भी कौन सी होती है, इंडक्शन मशीन। ठीक है, फर्स्ट तो अपने पास क्या होता है, इंडक्शन मशीन। ठीक है, क्योंकि जो इंडक्टर है उसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है, और जब हाईली इंडक्टिंग मशीन यूज़ करते हैं तो पावर फैक्टर अपने पास क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, यानी कि शक्ति गुणक का मान घटता है। क्लियर चीज़, ठीक है। तो पहला रीज़न जो होगा कि जितने भी एप्लियंस होते हैं अपने पास इंडस्ट्री में, वो सारी मशीनें कौन सी होती हैं, इंडक्शन मशीन होती हैं। ठीक है, इसके कारण अपने पास पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या है कि जो अपने पास सिविल इंजीनियरिंग देखें या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें, जो फर्नेंस हैं, ठीक है, मेटल के जितने भी अपने पास, यानी मेटल को आपको क्या करना हो, प्योर करना हो, ठीक है, जैसे एनालिंग प्रोसेस होता है, तो हीटिंग और जो फर्नेंस जो है, हीटिंग और वेल्डिंग, इनके वजह से क्या होता है, अपने पास पावर फैक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ भी हाईली इंडक्टिव लोड यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर चीज़। तो सेकेंड जो रीज़न आ गया अपने पास, क्या आ गया, हीटिंग, हीटिंग, ठीक है, एंड वेल्डिंग। ठीक है, थर्ड अपने पास जो आर्क फर्नेंस है उनकी वजह से, आर्क फर्नेंस। ठीक है, रियल चीज़। अब देखिए कि ये जो लोड होते हैं हाईली इंडक्टिव होते हैं, जिनके कारण अपने पास पावर फैक्टर क्या हो जाता है, अपने पास लो हो जाता है। ठीक है, ये कॉजेज़ हैं अपने पास। इसके अलावा अगर बात करें तो ठीक है, हीटिंग में आप एक थोड़ा सा याद रखना कि जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, ठीक है, उसमें पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, लीडिंग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आप साइड में लिख लीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। ठीक है, यानी कि जो अपने पास पैरावैद्युतांक जो अपने पास हीटिंग होती है, इस वाली हीटिंग में अपने पास पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, क्लियर चीज़, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि पावर फैक्टर कैसा होता है, लीडिंग होता है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा कि पावर फैक्टर के कॉजेज़ जो हैं वो हमें समझ में आ गए कि इसके कारण तो अपने पास पावर फैक्टर जो है वो लो क्यों हो जाता है, और लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेज क्या हैं वो भी हमने जान लिए। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर मैं बात करूं कि पावर फैक्टर जो है, कि पावर फैक्टर टर्म जो है ये क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं एक बार। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, शक्ति गुणक, शक्ति गुणक। ठीक है, शक्ति कारक भी बोल देते हैं इसे। अगर देखिए पावर फैक्टर जो है जनरली इसको डिफाइन किया जाता है कॉसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट है उनके बीच में जो कोज्या कोण बनता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है कि, ठीक है, ये रेफरेंस कोई सिग्नल है, ठीक है, क्लियर चीज़, ये जो वेव फॉर्म है ये वोल्टेज की है। ठीक है, सेकेंड वेव फॉर्म जो है अपने पास ये वाली, ये करंट की है। तो इसके बीच में जो एंगल है ये फाई है। अब ये कौन सा एंगल लिया जाएगा, कॉसाइन एंगल। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, जनरली ये जो है अपने पास किसके बीच का होगा, वोल्टेज एंड करंट के बीच का। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉज्या कोण होता है वोल्टेज और करंट के बीच का, उसे क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है। ठीक है,
क्लियर चीज़। अब देखिए कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक है, क्लियर चीज़। अब मिनिमम वैल्यू अगर आप देखें कॉस देखें तो -1 भी होती है, ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम हम 1 लेके चलते हैं और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी अपने पास वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू पूछे तो वो क्या होगी 0 होगी, क्लियर चीज़। अब देखिएगा कि ये चीज़ जो है अपने पास यानी कि वोल्टेज, अब ये वेव फॉर्म जो है V, ठीक है, ये अपने पास क्या हो सकता है कि ये इससे आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, ठीक है। तो इस आधार पे अगर देखें, इसके अकॉर्डिंग देखें तो पावर फैक्टर 2 टर्म में यूज़ हो सकता है, एक तो लीडिंग और एक लैगिंग, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए ये वेव फॉर्म है, रेफरेंस मेरे पास वोल्टेज ले लिया मैंने, अगर इससे करंट आगे है 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री आगे है, ठीक है, क्लियर चीज़, तो इसे बोलेंगे क्या लीडिंग पावर फैक्टर, ये करंट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और मान लीजिए कि ये करंट अपने पास क्या है कि वोल्टेज से पीछे है, कि मान लो करंट यहाँ पर हो, ठीक है, तो यहाँ अपने पास क्या है कि ये अपने पास 90 डिग्री पीछे है, तो इसे बोलेंगे लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और मान लीजिए करंट अपने पास सेम फेज में हो, एग्जैक्टली यहाँ पर करंट हो आई, ठीक है, तो यहाँ देखिए फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, ठीक है, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पावर फैक्टर होगा क्या अपने पास यूनिटी, क्या होगा यूनिटी। तो अपने पास जो पावर फैक्टर हो सकता है वो लैगिंग हो सकता है, लीडिंग हो सकता है और रजिस्टिव होता है, ये डिपेंड करता है लोड पर, ठीक है, यानी किस टाइप का आपने भार यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए अगर टोटल अपने पास अकॉर्डिंग टू एलिमेंट देखें, ठीक है, यानी कि एलिमेंट के अनुसार देखें, इलेक्ट्रिक एलिमेंट अपने पास 3 होते हैं, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर होता है, ठीक है, क्लियर चीज़। तो यहाँ बात कर रहे हैं अपने पास इंडक्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर ये एलिमेंट है, जबकि कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए इंडक्टर के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो होता है अपने पास लैगिंग, लैगिंग दैट मीन्स क्या बोलते हैं इसे पश्चगामी, ठीक है। कैपेसिटर के लिए होता है लीडिंग, जिसे क्या बोलते हैं अग्रगामी, ठीक है। रजिस्टर, ठीक है, इसके लिए पावर फैक्टर होता है यूनिटी यानी कि इकाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि भाई एलिमेंट से कि भाई किस एलिमेंट का पावर फैक्टर लैगिंग होगा, किस एलिमेंट का पावर फैक्टर लीडिंग होगा, क्लियर चीज़, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ हमने बात किया कि पावर फैक्टर जो है उसकी डेफिनेशन की कोसाइन एंगल जो होगा अपने पास क्या होगा वोल्टेज एंड करंट के बीच का, उसे क्या बोलेंगे हम पावर फैक्टर बोलेंगे, ठीक है, क्लियर। अगर दूसरे शब्दों में यानी कि अगर हम डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पर देखिएगा P इक्वल्स टू बी आई कॉस फाई, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालूँ मैं अपने पास किसकी कॉस फाई की, ये कॉस फाई हो गया, तो P अपॉन क्या हो गया वी आई, ठीक है। अब ये जो अपने पास पावर है इसे बोलते हैं एक्टिव पावर, P एक्टिव पावर, ठीक है, और जो वी आई है प्रोडक्ट इसे बोलते हैं एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है। अगर हिंदी में बोले एक्टिव पावर को बोलते हैं सक्रिय शक्ति, ठीक है, क्लियर चीज़, यानी कि वास्तविक शक्ति भी बोला जाता है इससे, ठीक है। और यदि एपरेंट पावर को बोलते हैं तो एपरेंट पावर को बोला जाता है आभासी शक्ति, क्लियर चीज़। अब इसकी जो यूनिट होती है एक्टिव पावर को आप मेजर करते हो किलोवाट में, और ठीक है एपरेंट पावर को मेजर करते हो केवीए में, ठीक है। तो ये भी बोला जा सकता है कि जो अपने पास किलोवाट है और केवीए इसका जो रेशियो है इनके अनुपात है वो भी किसको बताता है पावर फैक्टर को डिफाइन करता है, क्लियर, ठीक है। अगर सेकंड हम ये कहना चाहें तो ये कह सकते हैं एक्टिव पावर और जो अपने पास एपरेंट पावर है इनकी वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है अपने पास पावर फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, ठीक है, क्लियर चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगर बात करूं मैं किसकी पावर फैक्टर की, तो पावर फैक्टर आप और किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपने रेजोनेंस वाला पोर्शन पढ़ा होगा, ठीक है, इन सर्किट में देखें रेजोनेंस, रेजोनेंस, ठीक है, यानी कि अनुनाद की बात करें तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि जो रेशो होता है यानी कि जो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो अनुपात है वो भी किसको डिफाइन करता है पावर फैक्टर को, ठीक है। यानी कि कॉस फाई की बात करूँ मैं, कॉस फाई रेजिस्टेंस
एंड इम्पीडेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को लिखा जाता है आर से, ठीक है, इम्पीडेंस को लिखा जाता है जेड से, तो इसे भी क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। क्लियर चीज़। तो यहाँ पावर फैक्टर से जो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पावर फैक्टर अगर आपसे डिफाइन करवाया जाए, ठीक है, तो वो 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हो। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो रेशियो है, यानी कि अपने पास प्रतिरोध और प्रतिबाधा, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, ये बोल दिया मैंने इसे क्या, प्रतिरोध, इसे क्या बोल दिया, प्रतिबाधा, ठीक है। इनका जो अनुपात है उसे क्या बोलेंगे अपने पास, ठीक है, पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर जो है, ठीक है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, यानी कि यूनिट लेस क्वांटिटी है। आप खुद देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओम, इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर चीज़। तो यानी कि कोई भी ज़्यादातर जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो यूनिट लेस होते हैं, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि भाई पावर फैक्टर की जो अपने पास यूनिट है वो क्या होती है, ठीक है। क्लियर चीज़, ये समझ में आया। तो 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर अपने पास पावर के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति जो है उसका अनुपात है उसे क्या कहते हैं, पावर फैक्टर। या फिर अगर एंगल यानी वेव फॉर्म के रूप में डिफाइन करें तो वोल्टेज और करंट जो है उनके बीच में जो कोसाइन एंगल होता है, यानी कि जो कॉजिया कोण होता है, वो किसको डिफाइन करता है, पावर फैक्टर को। या फिर रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का जो रेशियो होता है वो किसको डिफाइन करता है, पावर फैक्टर को, ठीक है। अब देखिएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है, ये देख लिया हमने। डिसएडवांटेज देख लिया कि लो पावर फैक्टर की, और कारण क्या होता है, यानी कि रीज़न क्या होता है जिसकी वजह से अपने पास पावर फैक्टर लो हो जाता है। अब इन्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है। इनकी मेथड क्या है, कौन कौन से मेथड है जिनकी वजह से आप इन्हें पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एक मेथड होता है अपने पास स्टैटिक कैपेसिटर, फर्स्ट मेथड लिख दिया मैंने, बाय स्टैटिक कैपेसिटर, ठीक है। यानी स्थैतिक कैपेसिटर जो है उनसे आप क्या कर सकते हो, पावर फैक्टर इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। सेकंड होता है अपने पास सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। और थर्ड होता है अपने पास फेज एडवांसर, ठीक है। क्लियर चीज़। अब देखिए स्टैटिक कैपेसिटर जो है इनकी रेटिंग जो है अपने पास वो किस में की जाती है, केवीए में, ठीक है। किस में की जाती है, केवीए में। और ज़्यादातर इन्हें जो कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, वो अपने पास डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है। किस में कनेक्ट किया जाता है, डेल्टा में। क्लियर चीज़, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अपने पास जो स्टैटिक कैपेसिटर है उसकी रेटिंग किस में की जाती है, ठीक है, वो की जाती है अपने पास केवीए में, ठीक है। सेकंड आपसे ये पूछा जाता है कि जो स्टैटिक कैपेसिटर है उसका जो कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो बैंक है, कैपेसिटर बैंक है, उसके जो कनेक्शन है वो किस में किए जाते हैं, वो डेल्टा में किए जाते हैं, ठीक है। और लोड कैसे किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास क्या है, 3 फेज लोड है, ठीक है। इनकी जो अपने पास ये मेरे पास क्या हो गया कि ये सपोज दैट मेरे पास क्या है, 3 फेज लोड है, ठीक है। इनकी जो भार है वो कौन सा है, 3 फेज है। ये मेरे पास 3 फेज लोड था, ठीक है। अब क्लियर। अब यहाँ देखिएगा इस जो सिस्टम का पावर फैक्टर वो क्या हो गया, लो हो गया। लो होगा तो अपने पास क्या होगा, लॉसेस इसमें बहुत ज़्यादा होंगे। लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको अपने पास क्या करना चाहता हूँ, इसका जो पावर फैक्टर वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ बाय स्टैटिक कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर जो बैंक होगा, कैपेसिटर बैंक, ये मेरे पास क्या मान लीजिए कैपेसिटर बैंक है, ठीक है। कैपेसिटर बैंक के जो कनेक्शन होंगे वो किस में होंगे, डेल्टा में। इसकी कैपेसिटी ये सी है, इसकी भी कैपेसिटी सी है, इसकी भी कैपेसिटी सी है, ठीक है। अब इसे मुझे किस में कनेक्ट होगा, कनेक्ट करना होगा, लोड के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट कर देते हैं इसे, ये आर कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये वाई कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने कनेक्ट कर दिया बी, ये वाला जो है बी कनेक्ट हो गया, ठीक है। इन तीनों फेज जो है हमने वो क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो आपसे जो पूछा जाता है कि भाई एक तो कैपेसिटर जो स्टैटिक कैपेसिटर है, ये है स्टैटिक कैपेसिटर, ठीक है, स्थैतिक संधारित्र। इसकी जो रेटिंग है, रेटिंग वो किस में की जाएगी,
केवीए में, ठीक है। केवीए का जो मीन्स होता है वो होता है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, केवीआर में की जाती है, सॉरी। कैपेसिटर जो बैंक है उसकी रेटिंग किस में की जाती है, क्योंकि रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में की जाती है। सेकंड अगर बात करें अपने पास, ठीक है, कि यहाँ जो है इसको कनेक्शन जो होता है वो किस में होता है, डेल्टा में। कनेक्शन किस में यूज़ करते हैं, डेल्टा, ठीक है, क्लियर चीज़। और इसे कनेक्ट कहाँ किया जाता है, लोड के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको रिड्यूस कर देता है। और आपको पता है कि देखिए कि मान लीजिए मेरे पास क्या है कि ये अपने पास वोल्टेज की वेव फॉर्म थी, ठीक है, पहले, और ये जो करंट था मेरे पास आई था, ठीक है, क्लियर। ये एंगल मेरे पास पहले कितना था, 60 डिग्री था, ठीक है। तो cos फाई निकालूंगा मैं, cos 60, इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.5, ठीक है, कि ये मेरे पास पावर फैक्टर की वैल्यू है। अब जैसे ही आपने क्या है कैपेसिटर बैंक कनेक्ट किया, कैपेसिटर बैंक कनेक्ट किया, तो ये वैल्यू क्या है कि मान लीजिए जो करंट है वो अपने पास आई डैश ही होगा। अब ये फेज एंगल कितना हो गया, सपोज दैट 30 डिग्री हो गया, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होगी अपने पास 0.866। तो देखिएगा 0.5 से जो पावर फैक्टर कितना हो गया, 0.886 हो, 0.866 हो गया, तो ये वैल्यू मोर देन हो गई, तो यानी पावर फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। यानी कि जो कैपेसिटर है उसने किया क्या है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको और कम कर दिया, जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। यानी कि जो स्टैटिक कैपेसिटर क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज एंगल है उसको रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। ये था अपने पास कौन सा, स्टैटिक कैपेसिटर। यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई इसकी रेटिंग किस में होती है, केवीएआर में होती है, ठीक है, और जो है कनेक्शन किस में होता है, डेल्टा में। और एग्जैक्टली होता क्या है इसमें कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो है फेज डिफरेंस वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है सिंक्रोनस कैपेसिटर। सिंक्रोनस कैपेसिटर, सिंक्रोनस कैपेसिटर, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो, तुल्यकालिक संधारित्र बोलते हो। क्या बोलते हो, तुल्यकालिक संधारित्र, तुल्यकालिक संधारित्र, ठीक है। अब देखिएगा जो सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस मोटर जो है अगर इसे हम ओवर एक्साइटेशन मोड में चलाते हैं तो उस समय इसका जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, अपने पास लीडिंग होता है। क्या होता है, लीडिंग होता है। तो देखिएगा आपने देखा होगा कि जो वी कर्व प्लॉट किया जाता है अपने पास, ये सिंक्रोनस मोटर है अपने पास, ठीक है, वी कर्व प्लॉट होता है अपने पास आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, और ये इस टाइप की जो शेप आती है इसकी, अगर देखें तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो वी अक्षर होता है उसकी तरीके की शेप आती है जब अपने पास इनके बीच में कर्व प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो अपने पास है ये वाला पॉइंट, यहाँ आर्मेचर करंट क्या होता है, मिनिमम होता है, और इस समय जो पावर फैक्टर होगा वो होगा यूनिटी। क्या होगा, यूनिटी होगा, ठीक है। यूनिटी का मतलब इकाई, ठीक है। अगर आपसे एलिमेंट पूछ ले तो इसमें एलिमेंट जो काम कैसे करेगा, रजिस्टर की तरह काम करेगा, ठीक है, क्लियर चीज़। और यहाँ देखिए ये ओवर एक्साइटेशन मोड है, यानी कि एक्साइटेशन ई ग्रेटर देन हो जाता है वी से, तो यहाँ पावर फैक्टर क्या हो जाता है, लीडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, लीडिंग हो जाता है, ठीक है। लीडिंग का मतलब अग्रगामी हो जाता है, ठीक है, अग्रगामी, ठीक है। और यहाँ जो होता है पावर फैक्टर ये होता है अपने पास अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, यानी कि पश्चिगामी होता है। क्या होता है, पश्चिगामी होता है, क्लियर चीज़। अब देखिए इस पावर फैक्टर को जो है अपने पास हम किस मेथड से इंप्रूव करना चाहते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। अब देखिएगा कि जो लीडिंग पावर फैक्टर होता है वो किसका होता है, कैपेसिटर का होता है। अगर मोटर को इस मोड में यूज़ किया जाए, ठीक है, मोटर को इस मोड में यूज़ किया जाए, दैट मीन्स ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेशन मोड, ठीक है, अति उत्तेजन अवस्था में यूज़ किया जाए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो ओवर एक्साइटेशन मोड में अगर यूज़ करेंगे तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा, और लीडिंग पावर फैक्टर होता है कैपेसिटर का। तो इस समय जो सिंक्रोनस मोटर है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है, सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर कहा जाता है, ठीक है। यदि हम क्या करें, सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेशन मोड में चलाएं तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका पावर फैक्टर लीडिंग होता है, जिसके कारण उसे क्या बोला जाता है, सिंक्रोनस कंडेंसर बोला जाता है, क्लियर चीज़, ठीक है। अब कैपेसिटर की तरह वो वर्क करेगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसकी जो शाफ्ट है, ठीक है,
ठीक है, इसमें साफ्ट को यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि साफ्ट रहित मोटर होती है। रोटर के साथ जो है अपने पास साफ्ट तो होती है, लेकिन बाहर जो है उसका पोर्शन निकाला नहीं जाता। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये मेरे पास मोटर है, तो बाहर आपने देखा होगा साफ्ट, जिससे आप क्या यूज़ करते हो, ठीक है, आउटपुट पावर लेते हो। ठीक है, मशीन से जो है अपने पास आउटपुट पावर किससे मिलती है, साफ्ट से। तो ये जो साफ्ट है वो होती ही नहीं है। ठीक है, क्यों? अगर अपने पास क्या है कि साफ्ट होगी तो आप क्या है कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पर लोड कनेक्ट कर दिया, तो पावर फैक्टर अपने पास क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। ठीक है, और मोटर किस में आ जाएगी, अंडर एक्साइटेशन में। तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के बजाय वो पावर फैक्टर को अपने पास क्या करेगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर चीज़। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सिंक्रोनस कैपेसिटर है वो एक्चुअली में है क्या। ये अपने पास क्या है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, क्या है, ओवर एक्साइटेड यानी अति उत्तेजन अवस्था में चलने वाली सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर को ही क्या कहा जाता है, सिंक्रोनस कैपेसिटर कहा जाता है, सिंक्रोनस कैपेसिटर कहा जाता है। क्लियर चीज़। दूसरा पॉइंट ये रिमेंबर रखना है कि ठीक है, इसमें साफ्ट नहीं होती, साफ्ट रहित विदाउट साफ्ट मोटर होती है। ठीक है, ठीक है, विदाउट साफ्ट ठीक है। अब देखिए, एग्जामिनर जो है आपके साथ गेम खेलता है। अगर दोनों आपको ऑप्शन दे रखे हो, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर विदाउट साफ्ट, तो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा कि अपने पास ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर विदाउट साफ्ट, यानी कि साफ्ट रहित अति उत्तेजन अवस्था में चलने वाली मोटर होती है। कौन सी, सिंक्रोनस कैपेसिटर या सिंक्रोनस कंडेंसर उसे कहा जाता है। ठीक है, क्लियर चीज़। इसे भी सेम अपने पास उसी तरीके से कनेक्ट किया जाता है, 3 फेज होता है अपने पास। ठीक है, क्लियर चीज़। इसको अपने पास पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर चीज़। तो ये दूसरा मेथड था जिससे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड मेथड होता है अपने पास फेज एडवांसर। क्या होता है, फेज एडवांसर, ठीक है, क्लियर चीज़। अब देखिए, फेज एडवांसर जो है ये क्या करता है, ये भी पावर फैक्टर इंप्रूव करने का काम आता है, लेकिन इस मेथड का यूज़ किया जाता है इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर यूज़ करने के, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, इन ऑर्डर टू इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है, क्लियर चीज़। यानी कि प्रेरण मोटर के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए फेज एडवांसर विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इंडक्शन मोटर है, ठीक है, उनका पावर फैक्टर वैसे ही, क्योंकि अगर अपने पास उसे स्टार्ट किया जाता है तो शुरुआत में जो है वो अपने पास क्या है कि जो रेटेड स्टार्टिंग करंट है वो रेटेड करंट का 5 से 7 टाइम्स होता है। ठीक है, जिसके कारण हाई मैग्नेटाइजिंग करंट जब लेती है वो, तो पावर फैक्टर मेरे पास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न का उपयोग किया जाता है। सेम ये ऐसे ही काम करती है जैसे सिंक्रोनस मोटर जो अपने पास ओवर एक्साइटेशन मोड में काम करती है। ठीक है, तो वो इतनी रिएक्टिव पावर उसे सप्लाई कर देती है जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही बनता है कि भाई फेज एडवांसर मेथड जो है अपने पास तो किसके लिए यूज़ किया जाता है, इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ठीक है, ये था आपका टॉपिक पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अब देखते हैं यहाँ से जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के बनते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय द कनेक्टिंग विच अमंग ऑफ दीज। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए निम्न में से किस विधि का, किस तरीके से कनेक्शन करके उनको इम्प्रूव किया जा सकता है और वो कौन कौन सी मेथड है। ठीक है, तो पहला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है स्टैटिक कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि वैद्युत स्टैटिक कैपेसिटर। ठीक है, सेकंड है रजिस्टर, और थर्ड है अपने पास सिंक्रोनस कंडेंसर, और फोर्थ है अपने पास ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए स्टैटिक कैपेसिटर था, रजिस्टर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ करता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज एडवांटेज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर, ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि जो स्टैटिक कैपेसिटर जो यूज़ कर रहे हैं हम, उनका एडवांटेज क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लो लॉसेस, ठीक है, यानी कि उसमें कम हानियाँ होती हैं। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है आपको वो दे रखा है इजी इंस्टॉलेशन, यानी कि इसे लगाना आसान होता है। थर्ड ऑप्शन है अपने पास लोअर मेंटेनेंस, यानी कि जो इसकी मरम्मत या फिर रखरखाव के लिए जो लागत लगती है वो कम होती है। और डी दे रखा है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिएगा कि जो स्टैटिक कैपेसिटर है इन्हें लगाना आसान होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और ठीक है, मेंटेनेंस जो चाहिए वो भी अपने पास क्या चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ना तो घूमने वाला भाग होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है, अगर लॉसेस भी नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो यही रीज़न है, तो यहाँ जो सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज एडवांसर इज यूज फॉर विच, यहाँ टाइप टॉप्स नहीं है बेटा, ये टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मशीन, ठीक है। ट्रांसफार्मर, देखो ट्रांसफार्मर के लिए फेज एडवांसर सर्किट यूज़ नहीं करते। सिंक्रोनस मोटर इसे भी यूज़ नहीं करते, ठीक है। इंडक्शन मोटर किसके लिए यूज़ करते हैं, अभी बताया था ना मैंने कि ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में अपने पास जो मोटर है वो हैवी मैग्नेटाइजिंग करंट लेती है, जिसकी वजह से अपने पास पावर फैक्टर इसका लो होता है, तो एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न्स की जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। तो वो रिक्वायरमेंट ऐसे ही पूरी होती है जिस तरीके से अपने पास सिंक्रोनस मोटर ओवर एक्साइटेशन मोड में काम करती है, ठीक है। तो ये यूज़ होता है कहाँ पर, इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैव लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा, लीडिंग का मतलब अग्रगामी, ठीक है। फर्स्ट दे रखा है अपने पास डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, यानी कि पैरावैद्युतांक जो उसमें है, हीटिंग है उसमें है। इंडक्शन मोटर्स, एसी मोटर्स एंड नन, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, ठीक है, उसी में पावर फैक्टर क्या होता है अपने पास, लीडिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लोड है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी कि किस भार का जो पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणक जो है वो इकाई होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है कैपेसिटर, देखिए कैपेसिटर का तो अपने पास पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग, ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इंडक्टर का क्या होता है, लैगिंग, ये भी गलत हो गया। रजिस्टर का क्या होता है, यूनिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो देखिएगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, और उन सबको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।